हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 25 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आज के सेशन के लिए हमने जोड़े हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। Who has been reappointed as Chief Executive Officer and Managing Director of Infosys? यानी इन्फोसिस के सीईओ और एमडी के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सलील पारेख। सलील पारेख को क्या है, हमने इन्फोसिस के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद हु हैज बीन reappointed as managing director and चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के सीईओ और एमडी के रूप में किनको चुना गया है, ये है विजय शेखर शर्मा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो पहला ऑप्शन ए है, विजय शेखर शर्मा। उसके बाद विच फुटबॉल क्लब हैज वोन यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग टाइटल 2022? 2022 का यूईएफए यूरोपा फुटबॉल लीग टाइटल किस देश ने जीता, किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जीता है अपना एंट्रेंच्ड फ्रैंकफर्ट ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। तो एंट्रेंच फ्रैंकफर्ट ने इस टाइटल को जीता है, 2022 के यूईएफए फुटबॉल लीग को जीता है। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? ठीक है। तो किस दिन जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर ए, 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन यूएन इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला इज मार्क्ड ऑन विच डे? यानी यहां पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ये किस दिन मनाया जाता है, किस दिन चिन्हित किया जाता है? तो ये किया जाता है 23 मई को। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है 23 मई। ठीक है। तो यूएन के द्वारा ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला को एंड करने के लिए एक दिन को चिन्हित किया गया है, मार्क किया गया है, वो है 23 मई। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022? जो इंटरनेशनल डे है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है, अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है, उसकी क्या थीम थी, उसका विषय क्या था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। जो इस साल की 2022 की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे की जो थीम थी वो थी बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। उसके बाद H&E Anthony Albanese has recently been elected as the Prime Minister of Australia. He belong to which party? यानी जो एंथनी एल्बनीज है, इनको चुना गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में ये इलेक्ट हुए हैं। तो ये कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो ये रखते हैं लेबर पार्टी से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। उसके बाद Which state won the 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप टाइटल? जो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो रही थी उसको जीता है अपनी ओडिशा ने। तो ओडिशा स्टेट की महिला टीम ने इसको जीत लिया है, 12वीं हॉकी सीनियर इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप को। ठीक है। और कर्नाटका को हराकर जीता है। उसके बाद who was awarded the Committed Leader Award at CII एक्सकॉन 2022 इन बेंगलुरु? बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो CII एक्सकॉन 2022 का अवार्ड है वो किन को मिला है? ये मिला है अपने अंजलि पांडे को। अंजलि पांडे को क्या है, ये अवार्ड दिया गया है, CII एक्सकॉन 2022 का अवार्ड। कहां पर आयोजित हो रहा था ये अवार्ड सेरेमनी? ये हो रही थी बेंगलुरु में, आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये है इंडियन ग्रैंड मास्टर डैश पोस्टेड हिज सेकंड विन ओवर वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन।
मैग्नस कार्लसन पर विजय हासिल करने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, ये आपको बताना है। इन्होंने दूसरी बार अपनी जीत को दर्ज किया है, तो ये है अपने प्राज्ञानंदा। प्राज्ञानंदा, ये ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप डैश वोन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन रेड बुल। जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है, तो रेड बुल के एक ड्राइवर ने इसको जीता है, तो आपको बताना है उस ड्राइवर का नाम। तो ये है मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन ने, जो रेड बुल की तरफ से ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवर हैं, उन्होंने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जाना जाता है, उसका खिताब जीत लिया है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वर्स्टापेन। उसके बाद हु हैज बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर्स टू सबमिट द एवरेस्ट बेस कैंप इन द हिमालयन रेंज इन नेपाल। देखिए, एक भारतीय सबसे कम उम्र का बच्चा, भारतीय सबसे कम उम्र का बच्चा, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर चढ़ने का। तो ये कौन है? ये हैं अपनी रिदम ममानिया। रिदम ममानिया जी, इन्होंने क्या है, जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप है यहाँ पर क्या है, चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये मात्र 10, महज 10 साल के बच्चे हैं। उसके बाद डैश हैज अनाउंस्ड ए जॉइंट वेंचर, ठीक है, यानी कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है एक जॉइंट वेंचर को, जिसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरह ये काम करेगा, जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, पीजीआईएल। अब देखो यहां से पता चलेगा कि ये कंपनी कौन सी है, पीजीआईएल। तो ये कंपनी है पेटीएम। तो पेटीएम ने क्या किया है, एक जॉइंट वेंचर को शुरुआत की है, जॉइंट वेंचर को शुरू किया है। और ये वेंचर क्या काम करेगा, इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करेगा, जिसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नाम दिया गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद विच कंपनी विल एक्वायर वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क एंड ओपन क्यू। देखिए, जो एक कंपनी है उसने क्या किया है, अपनी वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया है, वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को खरीदा है, और उसका नाम वेल्थ डेस्क है और ओपन क्यू है। वेल्थ डेस्क क्या है, $50 मिलियन की कंपनी है, और ओपन क्यू क्या है, $25 मिलियन की एक कंपनी है, ठीक है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो टोटल दोनों को मिलाकर $75 मिलियन का क्या है, एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। तो ये किस कंपनी के द्वारा एक्वायर किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक्वायर किया गया है फोन पे, सॉरी। तो यहां पर करेक्ट आंसर है सी, फोन पे ने ये क्या है, इन दोनों प्लेटफॉर्म, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर लिया है। उसके बाद फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन नेवी और विच कंट्री कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कमेंस्ड, यानी क्या है, जो इंडियन नेवी ने है, किस देश के साथ एक कॉर्पेट नाम का एक फोर्थ एडिशन प्रैक्टिस शुरू की है, ठीक है। तो ये है बांग्लादेश नेवी के साथ। तो इंडियन नेवी ने बांग्लादेश के साथ कॉर्पेट को अंजाम दिया है। कॉर्पेट क्या है, एक कॉर्पोरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, किसके, मतलब पेट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग है, ठीक है, एक एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, कॉर्पेट एक्सरसाइज है। तो भारतीय नेवी ने क्या है, बांग्लादेश की नेवी के साथ एक एक्सरसाइज की है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉर्पेट, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। तो आज के सेशन में 25 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज में पहली न्यूज है कि जो इंडियन कॉमनवेल्थ है, वेल्थ डे 2022 है, वो 24 मई को मनाया गया, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2022 24 मई को मनाया गया है। अब इंडियन कॉमनवेल्थ होने का मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ इज ट्रेडिशनली कॉमेमोरेटेड ऑन सेकंड मंडे ऑफ मार्च। देखिए, जनरली क्या है, जो कॉमनवेल्थ डे है वो सेकंड मंडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है, मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लगभग 54 कंट्री में से कुछ देशों में, ठीक है, मतलब लगभग सभी देशों में सेकंड मंडे को मनाया जाता है, मार्च के सेकंड मंडे को मनाया जाता है। लेकिन क्या है, इंडिया इसको मनाता है, इंडिया और उसके साथ साथ कुछ कंट्री मनाते हैं इसको 24 मई को, ठीक है, ध्यान देना है। कॉमनवेल्थ कंट्री कितनी है, टोटल है 54 कंट्री, लेकिन उसमें से ज्यादातर क्या है, सेकंड मंडे ऑफ मार्च, मार्च के दूसरे सोमवार को कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। लेकिन भारत के साथ साथ कुछ चुनिंदा कंट्री
इसको कॉमनवेल्थ डे को 24 मई को मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थीम की कॉमनवेल्थ डे 2022 के थीम की, तो ये थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, ये थीम थी। थीम आपसे पूछी जा सकती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है थीम, तो आप थीम पर फोकस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इनॉग्रल एम्पायर डे, देखिए पहले क्या था, कॉमनवेल्थ डे को एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था, एम्पायर डे। ठीक है, आप ध्यान रखना। और पहला एम्पायर डे मनाया गया था 24 मई 1902 को, 24 मई 1902 को। अगर मैं बात करता हूं एम्पायर डे की शुरुआत कब हुई, ये 1901 में हुई थी, 1901 में, लेकिन इसे पहली बार मनाया गया 24 मई 1902 को। और उसके बाद एम्पायर डे जो था उसका नाम बदल दिया गया कॉमनवेल्थ डे 1958 में, 1958 में इसका नाम बदल दिया गया था एज ए कॉमनवेल्थ डे। आगे बढ़ते हैं। जोस रेमोस होर्टा स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमोर, जो ईस्ट तिमोर कंट्री है उसके नए प्रेसिडेंट के रूप में जोस रेमोस होर्टा ने शपथ ली है। इनके बारे में पढ़े तो ये फॉर्मर इंडिपेंडेंट फाइटर एंड नोबेल प्राइज लॉरेट्स, क्या है, इनको नोबेल प्राइज मिला है। जोस रेमोस होर्टा, जोस रेमोस होर्टा को क्या है, प्रेसिडेंट के रूप में स्वीकार किया गया है, किसके द्वारा, ईस्ट तिमोर के द्वारा। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ईस्ट तिमोर क्या है, एशिया की यंगेस्ट कंट्री है, एशिया की यंगेस्ट कंट्री है, और ये अपनी 20वीं इंडिपेंडेंस मना रहा है। अभी ये क्या है, अपना 20वां इंडिपेंडेंस मना रहा है। और ये क्या है, इसकी कैपिटल जो है वो दिल्ली है, दिल्ली, ये दिल्ली वाली, दिल्ली नहीं है जो इंडिया की कैपिटल है, दिल्ली वो नहीं है, ये दिल्ली है। और ईस्ट तिमोर की जो करेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर ही है। तो यहां पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मेरे लिए दो हैं, एक तो दिल्ली जो मतलब एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर है दिल्ली के, और दूसरा क्या है, ये यंगेस्ट कंट्री ऑफ एशिया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे एंड आईआईटी मद्रास, इन्होंने क्या किया है, एक पार्टनरशिप की है टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइपरलूप। देखिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी तक की। क्या है, इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में क्या है, एक ऐसा लूप बनाया जाएगा, एक ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, और पाइपलाइन कोई छोटी पाइपलाइन नहीं है, बहुत बड़ी पाइपलाइन रहेगी जिसमें से ट्रेन गुजरेगी। ठीक है, और ये जो पाइपलाइन रहेगी ये बिल्कुल वैक्यूम की तरह काम करेगी, यहाँ पर कोई भी एयर पार्टिकल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल वैक्यूम रहेगा। वैक्यूम होने की वजह से जो यहाँ पर इसके अंदर जो एक ट्रेन बनाई जाएगी, जो छोटा सा डिब्बा सा रहेगा, उसमें फ्रिक्शन लेस, या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस लेस क्या होगा, मोशन होगा, जिसकी वजह से जो अपना कैरेज है, जो अपनी ट्रेन है, वो लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ पाएगी। तो इतनी स्पीड को अटेन करना हमारे लिए एक तरीके से सपना ही है। तो इसको अब अंजाम देने जा रही है अपनी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे ने क्या है, एक एमओयू पर साइन किए हैं, एक तरीके से पार्टनरशिप की है, ताकि इस सपने को साकार किया जा सके। और ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है, ये यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया है कि वो कोलैबोरेट करने जा रही है आईआईटी मद्रास के साथ, ताकि डेवलप किया जाए मेड इन इंडिया हाइपरलूप सिस्टम। ठीक है, हाइपरलूप सिस्टम को एक तरीके से तैयार करने के लिए इंडियन रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ क्या किया है, एक कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, अगर हम बात करें आईआईटी मद्रास के एक आविष्कार प्रोजेक्ट की, आविष्कार हाइपरलूप प्रोजेक्ट की, तो ये 2017 में बना था, और ये वर्क कर रहा है स्केलेबिलिटी, क्या स्केल है इसका इंडिया में, और क्या कंसेप्ट है, इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, ताकि डेवलपमेंट की जाए हाइपरलूप बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की इंडिया में। ठीक है, क्या क्या स्केल है, क्या क्या कंसेप्ट यहां पर लगेंगे, कितनी अवेलेबिलिटी हो सकती है, ये सब ढूंढने के लिए आईआईटी मद्रास को 2017 में ही एक आविष्कार हाइपरलूप प्रोजेक्ट बना दिया था उन्होंने। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमने आईआईटी मद्रास को ही क्यों चुना है इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए, तो क्योंकि जो ये ग्रुप है ना, इसने टॉप 10 फाइनलिस्ट में जगह हासिल की थी। कब, जब स्पेस एक्स हाइपरलूप पॉड कंपटीशन 2019 में हो रहा था। 2019 के स्पेस एक्स हाइपरलूप पॉड कंपटीशन में जो इस ग्रुप ने, आईआईटी मद्रास के ग्रुप ने
टॉप 10 फाइनलिस्ट में क्या है अपनी जगह हासिल की थी। और इनको क्या है मोस्ट स्केलेबल डिजाइन अवार्ड भी से भी सम्मानित किया गया था। और यूरोपियन हाइपरलूप वीक इन 2021 मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूरोपियन हाइपरलूप वीक कब मनाया गया, 2021 में मनाया गया। और इसी दौरान क्या है आईआईटी मद्रास के ग्रुप को मोस्ट स्केलेबल डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये जो अपने डिजाइन को लेकर गए थे तो इस डिजाइन को टॉप 10 फाइनलिस्ट में रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इंडियन रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ अब कोलैबोरेशन किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैनचेस्टर सिटी ने एक फुटबॉल क्लब है, ये क्या है फुटबॉल क्लब है, इसने जीता है 2021-22 का प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब की, इन्होंने जीता है 2021-22 का प्रीमियर लीग चैंपियनशिप अवार्ड और एक टाइटल जीता है। अगर हम बात करें इन्होंने हरा दिया है एस्टन विला को। और अगर हम बात करते हैं फुटबॉल क्लब की, मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब की, तो इसके मैनेजर है पेप गोर्डियोला, पेप गोर्डियोला। ठीक है, और ओनर है सिटी फुटबॉल ग्रुप। अगर इसके सीईओ की बात करें तो ये है फेरान सोरियानो इसके क्या है सीईओ है। इसकी स्थापना की गई थी 1880 में गॉर्डन में यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां पर इसकी स्थापना हुई थी, इसके सीईओ कौन है और इसके मैनेजर कौन है। तो ये मैनेजर क्या है काफी फेमस होते हैं। अगर फुटबॉल क्लब की बात करें तो मैनेजर पूछे जाते हैं, सीईओ पूछे जाते हैं और इसकी स्थापना कब हुई। उसके बाद जो खादी कमीशन के जो चीफ हैं, खादी कमीशन के जो चीफ हैं विनय कुमार सक्सेना, ये अब दिल्ली के नए एलजी बनेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि अनिल बैजल ने क्या कर दिया है इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो विनय कुमार सक्सेना जी हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे दिल्ली के। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ये अनाउंस किया है। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है रेजिग्नेशन को अनिल बैजल के। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि सक्सेना जी क्या है, ये करंट चेयरमैन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के। ठीक है, तो ये कहां से आएंगे, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अभी फिलहाल चेयरमैन है और अब ये शपथ लेंगे एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकी क्या क्या ख्याति है, क्या क्या इनको किस नाम से जाना जाता है, इनके ये किस काम के लिए प्रसिद्ध है हमारे सक्सेना जी, कौन विनय कुमार सक्सेना जी। तो इन्होंने 1991 में नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टी एनसीसीएल को एक तरीके से की स्थापना की थी। नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टी की स्थापना 1991 में की थी विनय कुमार सक्सेना जी ने। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, अहमदाबाद में है। ठीक है, ये फेमस क्यों है, क्योंकि एनसीसीएल ने अपोज किया था सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर को। ठीक है, एक तरीके से अपोजिशन में था। मेधा पाटेकर का क्या प्रोजेक्ट था, ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नाम जो आता है वो मेधा पाटेकर का था। इनको अपोज किया था एनसीसीएल ने, एक तरीके से सिविल लिबर्टी काउंसिल ने। और ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये विनय कुमार सक्सेना के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, और ये कब अपोज किया था, जब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा था। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट था जब वो बनाया जा रहा था तो उस समय मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। तो उसको अपोज करने वाली जो काउंसिल थी वो थी नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टी, जो कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी, विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। और ये अब क्या बनेंगे, ये बनेंगे अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, उसके बाद इंडिया जॉर्डन स्ट्रक्ट एन एग्रीमेंट टू कोऑपरेट इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। इंडिया और जॉर्डन ने एक एमओयू पर साइन किया है जिसमें क्या है हम फर्टिलाइजर सेक्टर को क्या करेंगे, मतलब एक कॉर्पोरेशन करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर में। ठीक है, एक तरीके से समझौता किया फर्टिलाइजर सेक्टर का। ए हाई लेवल ग्रुप जी किसके द्वारा, मनसुख मांडिया के द्वारा लीड किया गया था। इन्होंने जॉर्डन विजिट किया है और एक अपनी तरह का एक एंडेवर था जिसमें एक गोल रखा गया ताकि सिक्योर की जा सके फर्टिलाइजर्स को एंड रॉ मटेरियल्स को फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, फर्टिलाइजर्स को और रॉ मटेरियल्स को सिक्योर करने के लिए जॉर्डन
में क्या है एक हाई कमान गई थी जिसको लीड किया था मनसुख मांडविया ने, और वहां पर क्या है फर्टिलाइजर्स को लेकर और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए उनके रॉ मटेरियल को सुरक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन हुए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मनसुख मांडविया की, तो मनसुख मांडविया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। अगर हम बात करते हैं जॉर्डन की एक कंपनी की फॉस्फेट माइनिंग कंपनी, जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी, ये क्या करेगी, एक इन्होंने इंक किया है एमओयूज को विद इंडियन पब्लिक कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं इंडिया में जो फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उनके साथ जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी ने क्या है हस्ताक्षर किए हैं एक समझौता ज्ञापन पर। ठीक है, जो ये कंपनी है जेपीएमसी, ये क्या करेगी, भारत में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं फर्टिलाइजर्स की या फिर पब्लिक कंपनियां हैं, उनको क्या है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी, और मेनली फॉस्फेट रहेगा। क्या रहेगा, फोस्फेट रहेगा, फोस्फेट और डीएपी रहेगा, डीएपी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर कौन है, मनसुख मांडविया है। अगर हम बात करें कि किंग ऑफ जॉर्डन कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये अब्दुल्ला सेकंड बिन अल हुसैन है। अब्दुल्ला सेकंड बिन अल हुसैन है, ये जॉर्डन के किंग है। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप अवार्ड, इसमें इंडिया के टॉप 6 अवार्डी में क्या है, इंडिया की जो आशा वर्कर्स हैं उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो 10 लाख, लगभग 10 लाख आशा वर्कर्स को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं इंडियाज 1 मिलियन ऑल वुमेन एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा वर्कर। देखो आशा वर्कर की फुल फॉर्म है, आशा क्या है, एक फुल फॉर्म है। ठीक है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इन्हों को एक अवार्ड दिया गया है, और वो अवार्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डायरेक्टर जनरल का ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप अवार्ड 2022। क्यों क्यों दिया गया है, क्योंकि इनका एक क्रूशियल रोल था, अहम रोल था, किसमें, जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस पैंडेमिक था, उसमें लोगों की अथक प्रयास से सेवा करने के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल की, तो ये है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रेयेसस, इसका फुल नेम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रेयेसस, और इन्होंने 6 अवार्डी को अवार्ड दिया, जिसमें से आशा वर्कर, भारत में आशा वर्कर्स हैं वो भी शामिल है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके हेड कौन है, टेड्रोस अधानोम है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया लॉन्चिंग प्रोजेक्ट वार डेक एआई पावर्ड वार गेम सेंटर। अभी क्या है, इंडिया ने एक ट्रेनिंग कमांड सेंटर को लॉन्च किया है, जो कि गांधीनगर बेस्ड एक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है इंडियन ट्रेनिंग कमांड और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने कुछ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, कुछ समझौते किए हैं, और वो क्या बनाएगी, एक वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाएगी नई दिल्ली में। ठीक है, किसने, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने क्या है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या बनाने के लिए, एक वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर दिल्ली में बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए वार डेक के बारे में, देखिए वार डेक की फुल फॉर्म क्या है, ये है वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। वार गेम एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर ये एक प्रोटोटाइप है, ये इंडिया का पहला सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर है। सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर का मतलब क्या होता है कि हम वीडियो और गेमिंग के द्वारा क्या करेंगे, अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीडियो गेमिंग की हेल्प से क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उनको मतलब एक तरीके से बनाएंगे कि आप इस सिचुएशन है, आपको दिखाया जाएगा, एक तरीके से एआई की मदद से बताया जाएगा कि इस तरीके की अगर कंडीशन होती है किसी वॉर में, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो इस तरीके की आर्टिफिशियल ट्रेनिंग कहां पर दी जाएगी, ये दी जाएगी वार डेक में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये जो आर्मी विल एम्प्लॉय द वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर टू ट्रेन सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, एंड टेस्ट प्लान यूजिंग मेटावर्स अनेबल्ड गेम प्ले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद
हरियाणा वोन द हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप। हरियाणा ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, हरियाणा ने जीती है। अगर हम बात करें तो हरियाणा ने झारखंड को हराकर क्या है ये चैंपियनशिप जीत ली है। और उत्तर प्रदेश ने क्या है हॉकी टीम डिफीटेड मध्य प्रदेश टीम टू फिनिश 1/3 प्लेस ऑन हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022। और ये इम्फाल में, कहां पर, इम्फाल में आयोजित हो रही थी। तो यहां पर ध्यान रख रहे हैं कि जो कौन सी चैंपियनशिप, इंडियन सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2022 कहां पर हो रही थी, ये जूनियर वाली, ठीक है, जूनियर वुमेन्स है। तो ये 2022 की जो चैंपियनशिप है वो इम्फाल में आयोजित हो रही थी, जिसमें हरियाणा ने क्या है इस टाइटल को जीत लिया है, हरियाणा ने इसमें जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर रही है झारखंड और तीसरे नंबर पर रही है अपने उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट थे, यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर यहाँ पर प्रेजेंट थे। उसके बाद अगर हम बात करें ओएनजीसी, ओएनजीसी फर्स्ट इंडियन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फर्म टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस। जो घरेलू गैस है, डोमेस्टिक गैस है, उसका व्यापार करने वाली भारत की पहली अन्वेषण और उत्पादन फर्म ओएनजीसी बन गई है, ठीक है। कहने का मतलब है ओएनजीसी ही एक ऐसी कंपनी है, भारत में पहली कंपनी है जो घरेलू गैस का क्या करेगी, व्यापार भी करेगी और उत्पादन भी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके बारे में पढ़ते हैं वो है स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हैज बिकम फर्स्ट गैस प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कर भी मतलब एक तरीके से गैस प्रोड्यूसर भी यही है। एंड सेल डोमेस्टिक गैस ऑन इंडिया गैस एक्सचेंज। देखिए इंडिया गैस एक्सचेंज क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या है गैस को बेचा जाता है, डोमेस्टिक गैस को बेचा जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म पर बेचने वाली कंपनी और डोमेस्टिक गैस को प्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी भारत में ओएनजीसी ही है, ठीक है। यानी ओएनजीसी भारत की वो पहली कंपनी बन गई है जो प्रोड्यूस भी करेगी और सेल भी करेगी। और जो सेलिंग करेगी वो एक प्लेटफॉर्म पर करेगी और वो प्लेटफॉर्म है इंडिया गैस एक्सचेंज। तो पहली बार ये जो सेलिंग है वो हो चुकी है और ये अनआइडेंटिफाइड अमाउंट के लिए हुई है। और ये क्या है, कोस्ट ऑफ इंडिया जिसका नाम है केजी DWN 98/2 ब्लॉक से इसकी क्या है प्रोडक्शन हुई है और सेलिंग हुई है, ठीक है। एक एरिया होता है, एक जगह होती है जहां से प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन होती है जहां पर, और जहां से सेलिंग होती है। तो ये वो एरिया है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, केजी कृष्णा गोदावरी DWN 98/2 ब्लॉक, ठीक है। एक ब्लॉक है जहां पर क्या है प्रोडक्शन की गई, पहले गैस की प्रोडक्शन, डोमेस्टिक गैस की प्रोडक्शन की गई और वहीं से क्या है इसकी सेलिंग हुई थी वाया इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, जगह का नाम है जहां पर इस डोमेस्टिक गैस को प्रोड्यूस किया गया था। अगर हम बात करें ओएनजीसी हैड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज, ठीक है। इंडियन गैस एक्सचेंज पर वही फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से रिपीट हुई है यही बात कि भारत की पहली कंपनी जो एक्सप्लोर भी करेगी और जो प्रोडक्शन भी करेगी और जो सेल भी करेगी वो कंपनी बन गई है ओएनजीसी, ठीक है। द गैस एक्सचेंज केम फ्रॉम ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक, ठीक है। जो गैस एक्सचेंज हुई है, जो भी एक्सचेंजमेंट हुआ है वो ओएनजीसी के कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से हुआ है, ठीक है। ये जगह का नाम है जहां पर प्रोडक्शन हुई थी। उसके बाद बेल्जियम बिकम फर्स्ट कंट्री टू मेक क्वारंटाइन कंपलसरी फॉर मंकी पॉक्स पेशेंट। जो देखो अभी आप हाल ही फिलहाल में ही क्या है मंकी पॉक्स एक क्या है नया वायरस आया है और इसके पेशेंट्स को क्या हो जाता है, इस तरीके की कुछ एलर्जी हो जाती है, इस तरीके से क्या है ये आपके शरीर पर दिखाई देंगे, है ना। तो मंकी पॉक्स के लिए बेल्जियम ने क्वारंटाइन होने को कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। यानी जिसको भी अगर सिम्टम्स आ जाते हैं मंकी पॉक्स के तो उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, बेल्जियम क्या है, हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, पहला कंट्री है जिसने क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है मंकी पॉक्स के लिए। तो इन्होंने क्वारंटाइन को कंपलसरी कर दिया मंकी पॉक्स के लिए। और एक जो डिसीज है अभी जो हाल ही में रिपोर्ट की गई है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, बेल्जियम की करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के क्या है अलेक्जेंडर डी क्रू। अलेक्जेंडर डी क्रू यहाँ के क्या है प्राइम मिनिस्टर है बेल्जियम के। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि बेल्जियम वर्ल्ड का पहला देश है जिन्होंने
मंकी पॉक्स के लिए क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है। उसके बाद मनसुख मांडविया, ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, इन्होंने एड्रेस किया है 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा। जेनेवा में 75वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आयोजित हो रही थी, जिसमें जो अपनी इंडियन डेलीगेशन है उनको लीड करने वाले मिनिस्टर थे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने एम्फेसाइज किया, जोर डाला, नीड ऑफ क्रिएटिंग रोबोट्स ग्लोबल सप्लाई चेन, एक ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाने के लिए जोर दिया मनसुख मांडविया ने, ताकि वैक्सीन और मेडिसिन की जो सप्लाई है, उपलब्धता है, उसको आसान बनाया जा सके। ठीक है, देखिए किसी भी देश में क्या है, मेडिसिन और वैक्सीन की उपलब्धता जरूरी है। ठीक है, वहां पर उपलब्धता आसान होनी चाहिए, यानी वहां पर सप्लाई जो है वो इजी होनी चाहिए, इजी एक्सेस टू मेडिसिन एंड वैक्सीन होनी चाहिए। तो इस पर ही जोर दिया भारतीय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, इंडियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मनसुख मांडविया ने, कहां पर 75th असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा की 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में उन्होंने कहा था कि हमें जोर देना चाहिए एक सप्लाई चेन पर, जो कि आसान कराएगी मेडिसिन की और वैक्सीन की उपलब्धता को। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर मांडविया की, तो इन्होंने अफर्म किया कि इंडिया कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, कि भारत एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेगी जो कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को क्या करेगी, मजबूत करेगी। ठीक है, उसके बाद यूपी ने लॉन्च किया है संभव पोर्टल, यूपी ने लॉन्च किया है संभव पोर्टल, ताकि डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू एनर्जी, ऊर्जा से संबंधित जो लोगों की शिकायतें हैं उनको हैंडल करने के लिए क्या है, यूपी ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है। इनके बारे में पढ़े तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट अरविंद शर्मा ने लॉन्च किया है संभव। संभव की फुल फॉर्म देखेंगे, सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू। ठीक है, संभव की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू पोर्टल। इसको शुरुआत की है अपने मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट अरविंद शर्मा ने। ठीक है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है संभव पोर्टल को। अगर हम बात करें इसकी उत्तर प्रदेश की कैपिटल की, तो लखनऊ है, और चीफ मिनिस्टर यहां पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, और गवर्नर यहां पर आनंदीबेन पटेल है। ऐसे ही इंडिया ने ज्वाइन किया है यूएस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान को। ठीक है, इंडिया ने ज्वाइन किया है यूएस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान को। इसके बारे में बात करें तो इंडिया ने क्या है, बहुत सारे नेशंस को ज्वाइन किया है, ताकि लॉन्च किया जा सके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, यानी आईपीईएफ को लॉन्च किया जा सके। आईपीईएफ क्या है, एक तरीके से एक पोर्टल है, एक स्कीम है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ये एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए क्या है, इंडिया ने भी ज्वाइन किया है, और ये क्या है, ये टोटली चाइना के एक्सपेंशन को, ट्रेड एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए ऐसे किया गया है। क्या हो रहा है, चाइना क्या है, चाइना का विस्तार बहुत भयानक तरीके से हो रहा है, किसमें, ट्रेड में। ठीक है, प्रोस्पेरिटी कमाने में। तो इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज, डजन ऑफ कंट्रीज क्या है, शामिल हुए हैं, ताकि वो क्या करेंगे, इकट्ठी जीडीपी बनाकर क्या है, काउंटर करेगी चाइना को। इसमें 13 कंट्रीज है, कितनी है, 13 कंट्री, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, इंडोनेशिया, जापान है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है, और वियतनाम है, इंडिया भी है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मेंबर ज्वाइंटली अकाउंट फॉर 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। जितने भी 13 कंट्री ना, ये 13 कंट्री, ये लगभग 40% जीडीपी बनाती है, पूरे विश्व की जीडीपी। ठीक है, पूरे विश्व की 40% जीडीपी इन्हीं के पास है। तो ये मिलकर क्या करेगी, काउंटर करेगी इंडिया, चाइना के एग्रेसिव एक्सपेंशन को। ठीक है, एग्रेसिव एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए ये क्या है, ये इनिशिएटिव किया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की पहली फर्स्ट नेशनल फिल्म फेस्टिवल बनाया गया, और डीआईपीआर और एनएफडीसी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। इसके बारे में एक बार पढ़ेंगे, क्या है नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर। इन्होंने क्या किया है, अप्रोच किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। अभी अभी आपने पढ़ा था डीआईपीआर, ये डीआईपीआर देखो, ये वाला
DIPR की फुल फॉर्म हमें पता चल गई, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC के साथ क्या किया है, नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर ने साइन किए हैं एक MOU पर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक ग्लोबल जो फेस्टिवल का जो गोल है वो है हाईलाइट करना और प्रमोट करना, किसको, यूटी को, एज ए यूटी इज क्रिएटिव एनवायरमेंट। जो जम्मू कश्मीर का एनवायरमेंट है बहुत ही खुशनुमा एनवायरमेंट है, वहां पर एक तरीके से फिल्म बनाने के लिए, कोई भी फिल्म बनाने के लिए आइडल प्लेस है जम्मू कश्मीर। ऐसी चीजों को प्रमोट करने के लिए ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक तरीके से क्या है, जम्मू कश्मीर को क्या है, उसकी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोवाइड किया गया है फिल्म मेकर्स को। ठीक है, तो यहां पर प्रमोट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को, ताकि वहां पर फिल्म बनाना एक तरीके से लोगों की पहली चॉइस बन जाए, फिल्म मेकर्स की पहली चॉइस बन जाए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर बात करें डॉक्टर शहीद इकबाल चौधरी, ये CEO है मिशन यूथ के। ठीक है, मिशन यूथ जो अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो वो शहीद इकबाल चौधरी वहां के CEO है। अगर हम बात करें मिसेस तन्नू रॉय, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टोरेट की जो डिप्टी डायरेक्टर है वो है तन्नू रॉय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड टर्टल डे 2022, ये 23 मई को मनाया गया। ठीक है, 2022 का जो कछुआ दिवस है, विश्व कछुआ दिवस है, वो 23 मई को मनाया गया। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को ऑब्जर्व किया गया, ये अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसको इस दिवस को मनाया गया है। और इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। और वर्ल्ड टर्टल डे, पहला वर्ल्ड टर्टल डे, जो वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया था वो 2001 में मनाया गया था। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, इस साल इस डे की थीम थी सेलिब्रेट। सेलिब्रेट देखो कैसे लिखा हुआ सेलिब्रेट। ठीक है, सेलिब्रेट यानी एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल, यानी हर एक आदमी को प्यार करना चाहिए और टर्टल्स को, कछुओं को सेव करना चाहिए, ऐसी इस साल की थीम थी। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप आज सारी न्यूज आपको समझ में आ गई है। अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं, आने वाले करंट अफेयर्स की वीडियो हैं, वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।